अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रियल एनालिसिस के चैप्टर 2 में हम स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस से। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस और उसके बाद जो है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंस, और इससे आगे जो है हम चलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। अ सीक्वेंस is a function whose domain is the set of natural number or subset of positive integers। अब सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है, यानी कि जिसका इनपुट जिसे हम कहते हैं इनपुट जो है हमारे पास क्या हो, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो। ये एक फॉर्मल डेफिनेशन जो आपको लोकल बुक्स में मिलेगी, और आरजी बार्टल की बुक में क्या है कि सबसेट हो पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन जो है वो सबसेट हो किसकी, पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो उसे हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। अब सीक्वेंस की एग्जांपल देखते हैं। एस एन, टी एन, ए एन, एक्स एन, ई टी सी। तो क्या मतलब है एस एन का? S1, S2, S3 अप टू सो ऑन। ये डिपेंड करता है कि आपकी डोमेन पे, ठीक है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं टी एन इज इक्वल टू टी नॉट, टी वन, टी टू अप टू सो ऑन। या एक वेल नोन सीक्वेंस में लिखता हूँ ए एन। तो जो भी इसकी जो है आपके पास डोमेन है, फ़र्ज़ करें ए नॉट, ए वन, ए टू अप टू सो ऑन, ये आपके पास क्या है? एक सीक्वेंस है। तो इसके बाद जो है एक हमारे पास होती है डोमेन ऑफ द सीक्वेंस और एक होती है रेंज ऑफ द सीक्वेंस। तो डोमेन का मैंने आपको बता दिया है कि डोमेन जो है इसकी क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो इसमें दो चीज़ें हैं हमारे पास, चूँकि पूरा हमने पॉजिटिव इंटीजर, हमें पता है कि अगर पूरा सेट हम लेते हैं तो वो इन्फिनाइट सेट है। तो डोमेन का भी एक अमल दखल है, यहाँ पे आपने नोट करना है। इफ़ डोमेन इज़ फिनाइट, अगर डोमेन आपके पास फिनाइट होगी तो आपका जो सीक्वेंस होगा वो भी क्या होगा? फिनाइट होगा, ठीक। अगर डोमेन आपकी फिनाइट है तो सीक्वेंस भी क्या होगा? फिनाइट होगा। और इसी तरह इफ़ डोमेन इज़ इनफिनाइट, अगर डोमेन इनफिनाइट होगी तो फिर जो है सीक्वेंस भी क्या होगा आपके पास? इनफिनाइट होगा। क्लियर हो गई बात? अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास है 1 2 n, ठीक है। ये आपके पास सीक्वेंस है। तो इसकी अगर लिमिट में लेता हूँ 1 टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास क्या होगा? इनफिनाइट सीक्वेंस। और सिमिलरली अगर इसी की ही लिमिट में ले लेता हूँ 1 टू 100, तो ये क्या होगा? फिनाइट सीक्वेंस। क्लियर? अब इसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है रेंज। तो रेंज क्या होती है? रेंज हमें पता है आउटपुट होती है। तो अगर एस एन जो है एक हमारे पास फंक्शन है, एक सीक्वेंस है, तो S1, S2, S3 अप टू सो ऑन, ये सारी क्या है? इसकी रेंज क्या होगी? रेंज होगी। यानी कि उस फंक्शन के अंदर, उस सीक्वेंस के अंदर जब आप डोमेन पुट करते हैं, जो उसका आउटपुट होता है उसे हम किसका नाम देते हैं? रेंज का नाम देते हैं। अच्छा, इसमें और भी एग्जांपल हैं। फ़र्ज़ करें ये n है, आपके पास सीक्वेंस है, ये 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये क्या होगा? 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब देख लें कि ये इसकी डोमेन थी और ये इसकी क्या है? रेंज है। अब इसके बाद जो है हम मूव करेंगे टाइप्स की तरफ, टाइप्स ऑफ द सीक्वेंस। और सबसे पहली टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो है रियल सीक्वेंस। A sequence is called real sequence if its range is real. ओके,
रेंज हमने अभी अभी डिस्कस की है, जो आउटपुट होता है वो क्या होती है, रेंज होती है। तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी रेंज रियल नंबर्स हों तो उसको हम नाम देते हैं रियल सीक्वेंस का। फ़र्ज़ करें यहाँ पे इसकी जो है ना n स्क्वायर है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, क्या होगी 1 4 6 9 अप टू सो, ठीक है। तो इसकी जो रेंज आई है वो क्या है, रियल नंबर्स हैं, सारे रियल नंबर हैं। तो ऐसा सीक्वेंस रियल सीक्वेंस कहलाएगा। सिमिलरली इसको भी हम देख सकते हैं 1 1/2 1/3 अप टू सो ऑन, ये भी क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो ऐसे सीक्वेंस को किसका नाम देते हैं, रियल सीक्वेंस का। अब यहाँ पे जो है मैं एक और सीक्वेंस लूँगा और फ़र्ज़ करें एक मैं सीक्वेंस ले लेता हूँ टा n इज इक्वल टू आयोटा की पावर n, ठीक है। अब इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, फॉर एल नेचुरल नंबर है, फ़र्ज़ करो हम ले लेते हैं पहला आयोटा फिर -1, ठीक है। फिर क्या होगा, आपके पास माइनस आयोटा होगा, फिर आपके पास 1 होगा, फिर आपके पास आ जाएगा आयोटा, ठीक है, अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे देखें कि इस सीक्वेंस में आपने ये चीज़ नोट करनी है कि ये सारे हमारे पास रियल नंबर नहीं है, बल्कि आयोटा जो है वो कम्प्लेक्स है, फिर रियल है, फिर कम्प्लेक्स है, फिर रियल है, फिर कम्प्लेक्स है। तो इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस है इज़ नॉट रियल सीक्वेंस, ये रियल सीक्वेंस नहीं है क्योंकि इसके अंदर कम्प्लेक्स, इसकी रेंज में कम्प्लेक्स नंबर्स आ गए। ओके, उसके बाद जो है एक डेफिनेशन है हमारे पास कांस्टेंट सीक्वेंस की। तो नाम से ही जाहिर है अ सीक्वेंस हुज टर्म्स आर फिक्स्ड, एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी टर्म जो है ना वो फिक्स हो तो उसको हम नाम देते हैं किसका, कांस्टेंट सीक्वेंस का। इसके एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं, लेट एस एन इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर n, ठीक है। तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो क्या होगा इसका आंसर 1 1 1 1 अप टू सो। तो ऐसे सीक्वेंस को हम किसका नाम देते हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस का, मतलब जिसकी सारी टर्म्स ही एक जैसी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस बोलते हैं। ओके, मूव करेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप है और इसको बहुत ज़्यादा हमने यूज़ करना है आगे, इसको आपने बड़ा गौर से सुनना है। और ये क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। बाउंडेड और अनबाउंडेड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सुप्रीमम वाले लेक्चर में, इसी रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में आपको वो लेक्चर भी मिल जाएगा। अ सीक्वेंस Sn is said to be bounded sequence if there exists a number lambda such that Sn mod less than or equal to lambda for all n belongs to n। क्या मतलब है इसका कि आपके पास एक सीक्वेंस, उसको हम बाउंडेड कब कहेंगे, जब हमारे पास एक नंबर एग्जिस्ट करता हो लैम्डा, और ये कैसा नंबर हो कि उस सीक्वेंस को मार लिया जाए तो उस नंबर के इक्वल हो या उससे लेस हो। अब इसे ही मैं ओपन करके लिखता हूँ, ऐसा न, अगर इसका मैं मॉड ख़त्म करता हूँ तो ये लेस देन आर इक्वल टू लैम्डा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस लैम्डा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक इंटरवल बन गया कि हमारे पास एस एन जो है वो लाई कर रहा है माइनस लैम्डा और प्लस लैम्डा के दरमियान, यानी कि एस एन लाई कर रहा है कहाँ से, माइनस लैम्डा से प्लस लैम्डा के दरमियान, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। अच्छा, इसकी एक और भी आप ये अगर आपको डेफिनेशन मुश्किल लग रही हो तो इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है यानी कि वो बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है। कैसा सीक्वेंस, जिसकी अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करती है और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करती है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम किसका नाम देंगे, बाउंडेड सीक्वेंस का नाम देंगे। तो इसकी कुछ हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे और इसमें पहली एग्जांपल जो है un इज इक्वल टू -1 पावर n/n, ठीक है। अब इसको फॉर ऑल
n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट करते जाएँ तो क्या आएगा आपके पास आंसर -1, 1/2, -1/3, 1/4, -1/5 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। तो यहाँ पे देख लें इसकी लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करती है, यानी कि इन्फीमम भी एग्जिस्ट करता है जो कि -1 है, और अपर बाउंड इसका जो है वो ज़ीरो बनेगा, सुपरमम ज़ीरो होगा। तो चूँकि ये बाउंडेड हो गया, क्यों, इसकी लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करती है, अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करती है, तो ये हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड होगा। ये हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, इस तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं, साइन ऑफ nx। अब इसमें देखें, आपको पता है कि साइन की जो रेंज है वो क्या होती है, -1 से 1 के दरमियान होती है। तो इसका ये इन्फीमम हो गया, ये इसका क्या हो गया, सुपरमम हो गया। इन्फीमम एग्जिस्ट करता है, सुपरमम एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसकी लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करती है, अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है, तो ये हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड होगा। यानी कि साइन nx क्या है हमारे पास, बाउंडेड सीक्वेंस है। कौन सा सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है। इसी तरह जो है एक और बड़ा ही अहम सीक्वेंस है आपके पास, एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा एफएससी के अंदर जियोमेट्रिक सीक्वेंस। तो इसका एक फार्मूला हमारे पास Sn होता था ARn-1। ठीक है, तो इसे Sn भी लिख सकते हैं, इसे An भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि अगर आपके पास r जो है, यहाँ पे a जो है ना, इसको a1 चलो कर दें, ये फर्स्ट टर्म होती थी, r जो है आपके पास कॉमन रेशो होती थी। अगर r आपका ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो फिर आपका जो सीक्वेंस बनेगा वो अनबाउंडेड होगा। क्या होगा, अनबाउंडेड होगा, क्योंकि इसमें टर्म्स जो हैं बढ़ती जाएंगी और हमें नहीं पता कहाँ तक बढ़ती जाएंगी। अनबाउंडेड होगा और इसके साथ साथ डाइवर्जेंट भी होगा। ठीक, और सिमिलरली अगर आपके पास कॉमन रेशो लेस देन 1 है तो फिर ये क्या होगा, बाउंडेड होगा। क्यों, इसमें जो है ना ये लेस देन 1 होगा, तो इसकी टर्म्स जो हैं ये पावर पट्टे में चली जाएगी, इसकी टर्म्स कम होती जाएंगी, और इसी तरह ये क्या होगा, कन्वर्जेंट भी होगा, बाउंडेड भी होगा और कन्वर्जेंट भी होगा। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल भी हम ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक है सीक्वेंस Tn इज़ इक्वल टू n स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, 4, 9, 16 अप टू सो ऑन। तो ये सीक्वेंस क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है। क्यों, क्योंकि ये जो है ना इसमें टर्म्स बढ़ती जा रही हैं, हमें इसके लोअर बाउंड का तो पता है, हमें इसके अपर बाउंड का पता नहीं है। यानी कि इसका इन्फीमम निकालना चाहें वो तो 1 है, लेकिन इसका सुपरमम का हमें नहीं पता। तो ये हमारे पास क्या है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक, अच्छा, ये अनबाउंडेड सीक्वेंस तक हमने कर लिया है। इसके बहुत सारे बाउंडेड के बहुत सारे थ्योरम्स हैं कन्वर्जेंट के साथ, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पूरा ही हमारा थ्योरम्स का होगा, जिसमें हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे और उसके साथ बाउंडेड और कन्वर्जेंट के जो थ्योरम हैं उनको भी डिस्कस साथ साथ करेंगे। अब हमारे पास जो फोर्थ टाइप है वो है इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस, consider that Sn is a sequence such that Sn less than Sn plus 1 for all n belongs to natural number, then this sequence is called increasing sequence। असल चीज़ ये है, इसको हमने देखना है कि अगर सीक्वेंस में जो हम आगे चले जाते हैं, हमारी जो नई आने वाली टर्म है वो पहली टर्म से बड़ी आती जाती है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम किसका नाम देंगे, इंक्रीजिंग सीक्वेंस का नाम देंगे। और अगर फ़र्ज़ करो इसकी मिसाल हम ले लेते हैं, कोई भी मिसाल ले लें, फ़र्ज़ करें ये n स्क्वायर है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, 1, 4, 9, 16 अप टू सो ऑन। अब आप देखें कि यहाँ पे हर आने वाली टर्म जो है पहली टर्म से बड़ी है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम नाम देते हैं किसका,
इंक्रीजिंग सीक्वेंस का। और इसको हम बेशक अगर इसके साथ ये बराबर का साइन, इक्वलिटी का साइन ना हो, तो आप इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं। और ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल आप ले सकते हैं। सिमिलरली आपके पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है कि एक ऐसा सीक्वेंस कि हर आने वाली टर्म वो पहली टर्म से कम हो। ठीक है, तो हर अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी आ रही हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम नाम देखते हैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस का, क्योंकि वो कम हो रही होती है। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ 1/n² की, ठीक है, तो क्या होगा 1/4, 1/9, 1/16, 1/25 अप टू सो ऑन। तो देखें 1 जो है, देखिए 1/4 लेस है 1 से, ठीक है, अगली टर्म पहली टर्म से कम है। सिमिलरली 1/9 लेस है 1/4 से। तो ये चूँकि आने वाली हर टर्म जो है वो छोटी है उससे पिछली टर्म से, तो ऐसे सीक्वेंस को हम नाम देते हैं किसका, डिक्रीजिंग का। और जहाँ पे चूँकि इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि ये हमारे पास सीक्वेंस जो है वो आगे कम हो रहा है। अब हम देखेंगे इसकी छठी टाइप, और वो क्या है, हमारे पास मोनोटोनिक सीक्वेंस है। बड़ा ही आसान है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मिक्सचर है। अ सीक्वेंस विच इज़ आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज़ कॉल्ड मोनोटोनिक और मोनोटोन। मोनोटोन भी इसी बात बुक्स वालों ने लिखा है सीक्वेंस, यानी कि एक ऐसा सीक्वेंस जो ना तो ज़्यादा हो रहा है और ना ही कम हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोटोनिक सीक्वेंस कहेंगे। अब इसके अंदर जो है कुछ क्लैरिफिकेशन है कि एक होता है हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक, एक होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो मैं यहाँ पे इन चारों को लिख देता हूँ कि अगर आपके पास है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक, तो ये हमारे पास क्या होगा, Sn जो है ये लेस होगा Sn+1 से। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया आने वाली हर टर्म के लिए लाजमी है कि वो पिछली टर्म से बड़ी हो। इसी तरह होता है हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो उसके लिए भी आपको पता है हमारे पास मस्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसमें क्या होगा, Sn ग्रेटर देन Sn+1, यानी कि हर पिछली टर्म अगली टर्म से क्या होगी, वो बड़ी होगी। या ऐसे भी कह सकते हैं कि आने वाली टर्म्स छोटी होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, तो इसको हम किसके नाम देते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। अब इसमें तीसरी चीज़ जो नई है वो ये है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में कौन सी टर्म्स होंगी, इसको हम कैसे लिखेंगे, व्हेन Sn लेस देन और इक्वल टू Sn+1। इसका क्या मतलब है कि या तो अगली टर्म इसके बराबर हो या फिर इससे बड़ी हो। ठीक है, दो कंडीशन में आ जाते हैं, या अगली टर्म इससे बड़ी हो या इसके क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसी सीक्वेंस को हम कहेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। एंड सिमिलरली चौथी चीज़ जो है वो क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो ये क्या होगी, Sn ग्रेटर देन और इक्वल टू Sn+1, यानी कि इसमें क्या होगा कि हर आने वाली टर्म जो है वो अपनी पिछली टर्म की या तो इक्वल होगी या उससे क्या होगी, लेस होगी। तो ऐसे सीक्वेंस को हम नाम देंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो अगर तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है, यानी कि स्ट्रिक्टली को हटा देंगे, ठीक है, स्ट्रिक्टली को हटा देंगे। स्ट्रिक्टली हटाने का क्या मतलब है कि इसके साथ फिर इक्वलिटी आ जाएगी। तो अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगी तो उसे हम मोनोटोनिक सीक्वेंस कहेंगे,
या उसको क्या कहेंगे, मोनोटोन कहेंगे। और इसमें जो लास्ट चीज़ हमने आज डिस्कस करनी है वो हमारे पास है ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ये भी सीक्वेंस की एक टाइप है। और क्या है जी, पढ़ लेते हैं। फर्स्ट सीक्वेंस, एस एन डज नॉट कन्वर्ज टू अ यूनिक लिमिट एंड आल्सो नॉट डाइवर्ज टू प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी, देन सच अ सीक्वेंस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या है कि एक ऐसा सीक्वेंस ना तो किसी यूनिक लिमिट को कन्वर्ज कर रहा हो और ना ही इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, तो फिर ऐसे सीक्वेंस को हम नाम देते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस का। आप लोगों ने फिज़िक्स में ऑसिलेटरी मोशन भी पढ़ी होगी। और ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता था कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम था, ये उसकी थी मोशन, ये उसके दोनों एक्सट्रीम पॉइंट थे, तो वो मूव करता रहता ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो इसकी मोशन को हम नाम देते थे ऑसिलेटरी मोशन का। तो इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन थी, इनको आप नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फिनिटी भी ले सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि वो एक ऐसा सीक्वेंस जो ना तो कन्वर्ज कर रहा हो किसी ख़ास नंबर को और ना ही डाइवर्ज कर रहा हो इन्फिनिटी को, तो उसको नाम हम देते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस का। तो इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है -1n+1। तो क्या होगा, इसको ज़रा ओपन हम करते हैं, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 अप टू सो ऑन। तो अब आपने देख लिया ये कैसा सीक्वेंस है कि बाउंडेड है। ये भी आपने याद रखना है, ये सीक्वेंस क्या है, हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि इसका इन्फीमम जो है वो हमारे पास क्या है, -1 है, और सुप्रीमम क्या है, वो +1 है। ये बाउंडेड तो है, लेकिन ये हमारे पास कौन सा सीक्वेंस है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। यानी कि इसकी टर्म्स क्या होते हैं, रिपीट हो रही हैं। ये देखें कि ये किसी ख़ास पॉइंट को कन्वर्ज नहीं कर रही और ना ही ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। इसको जितना भी आप इंक्रीज़ करते जाएं, ये कहाँ तक चले जाएंगे, ये यही +1 और -1 इनका आंसर आता जाएगा। तो इसको हम किसका नाम देते हैं, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। आज हमने कम अज़ कम जो है वो 7 टाइप्स पढ़ी हैं सीक्वेंस की। उम्मीद काफ़ी आप लोग को क्लियर हो गया होगा सीक्वेंस के बारे में। तो इंशाल्लाह इससे अगला लेक्चर जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।